नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। इस तरह के मुसलमानों को अवेयर किया आपने इन 2 किताबों में। और उसके अलावा इनकी जो सोशल सर्विसेज हैं, दैट इज़ स्कूल ऑफ थॉट्स, जो मुसलमानों के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दैट इज़ हनफी, हम्बाली, शाफ़ी, मलिकी, ये जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये चाहते थे कि इन चारों में बैलेंस हो, मुसलमान आपस में फ़िरका वारियत में ना चले जाएँ। लेकिन ओबियसली आजकल हम देखते हैं कि फ़िरका वारियत ही आम है। लेकिन शाह वलीउल्लाह उस टाइम चाहते थे कि स्कूल ऑफ थॉट्स में बैलेंस हो। उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने मॉरल वैल्यूज़ दी, एथिकल वैल्यूज़ दी कि इस्लाम हमें क्या कहता है कि हमने अपने जो इकोनॉमिकल, सोशल और जो पर्सनल ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह से निभानी है बाय मेंटेनिंग एन एथिकल कोड, एथिकल मॉरल कोड। ये सब हमें शाह वलीउल्लाह ने बताया एज़ रिफॉर्मर। शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज हमने देख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिफॉर्मर है, ही वॉज सैयद अहमद बरेलवी। ये बरेलवी में पैदा हुए इन 1782। मोहम्मद इरफान इनके फादर का नाम था। वेल वर्स्ड इन अरेबिक एंड पर्शियन। आर्मी ऑफ नवाब आमिर ख़ान, इन्होंने अपनी यंग एज में एज अ यंगस्टर इन्होंने आर्मी ऑफ नवाब आमिर ख़ान को ज्वाइन कर लिया था। और ब्रिटिश, इंडियंस एंड सिख्स, उस टाइम के जो थ्रेट्स थे दोज वर ब्रिटिशर्स, इंडियंस जो कि हिंदूज़ जिनको हम कहते हैं, एंड सिख्स। ठीक है, ईवल ऑफ इस टाइम्स ये देख लेते हैं हम। सिख्स कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ पंजाब प्लस नॉर्थ फ्रंटियर रीजन। उस ज़माने में जो सिख्स थे वो फैल चुके थे। हमने पीछे देखा कि शाह वलीउल्लाह के दौर में सिख्स रिवोल्ट कर रहे थे, तो मुसलमान रूलर से उस टाइम सिख्स कंट्रोल नहीं हो सके। तो इनके आने तक, सैयद अहमद बरेलवी के आने तक जो सिख्स थे उन्होंने मोस्ट ऑफ द पंजाब और नॉर्थ फ्रंटियर रीजन को कंट्रोल कर लिया हुआ था। उसके बाद एट्रोसिटी और मुसलमानों पर, इन रीजन्स पर बहुत एट्रोसिटीज़ हो रही थी। वहाँ पे अजान नहीं होती थी। इसके अलावा कुर्बानी, रिलीजियस फ्रीडम इन जनरल अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं था मुसलमानों के लिए। ये हमने इस पर यहाँ पे बात कर लिया, रिलीजियस फ्रीडम नहीं था वहाँ पे मुसलमानों के लिए। तो इस मुश्किल हालात में सैयद अहमद बरेलवी ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि उन्हें मुसलमानों को रिफ़ॉर्म करना होगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें और उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनकी सोशल ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, वो आसान हो सके। सो हम देखते हैं कि इनकी सर्विसेज क्या थी। 1812 में जो थे सैयद अहमद बरेलवी, वो हज के लिए निकले और रास्ते में उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की रिलेटेड टू जिहाद। वो जिहाद करना चाहते थे सिख्स के अगेंस्ट, जिन्होंने पंजाब और नॉर्थ फ्रंटियर रीजन कंट्रोल किया हुआ था। 1923 में वो वापस आए और उन्होंने पेशावर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जहाँ पे सिख्स मोस्टली कंट्रोल कर रहे थे। उस इलाके को भी, पेशावर वाले इलाके को भी कंट्रोल कर रहे थे। वहाँ पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1826 में लेटर टू रंजीत सिंह, जो वहाँ का महाराजा था पेशावर का, लेटर उसको 1826 में लेटर लिखा गया कि वो इस्लाम की तरफ वापस आ जाए, और अगर वो ऐसे नहीं आता तो उसके साथ रिटेलिएशन उसको फेस करना पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली रंजीत सिंह ने इस पर उन्होंने ज़्यादा कान नहीं धरा इस पर। तो 22 दिसंबर को जो सैयद अहमद बरेलवी थे वो अपनी फ़ौज के साथ ओकाड़ा को उन्होंने इन्वेड किया। उसके बाद हजरू को किया और वहाँ पे उन्होंने क्लियर विक्ट्री देखी। उसके बाद अहमद यार ख़ान ऑफ पेशावर जो थे, अहमद यार ख़ान पेशावर के गवर्नर थे, वो सैयद अहमद बरेलवी से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने भी सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी को ज्वाइन किया। और इस वक्त तक ऑलमोस्ट 15,000 की आर्मी हो चुकी थी सैयद अहमद बरेलवी के पास। 1829 में जो थे अहमद यार ख़ान की डेथ हो गई। अहमद यार ख़ान जो थे इनके ख़िलाफ़ बगावत प्लान कर रहे थे सैयद अहमद बरेलवी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी 1829 में डेथ हो गई। 1830 में शरिया लॉ इन पेशावर 1830 में सैयद अहमद बरेलवी ने शरिया लॉ पेशावर में इम्पोज़ कर दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मोहम्मद ख़ान की जो फेवर्स थी सैयद अहमद बरेलवी के लिए ड्यूरिंग जिहाद मूवमेंट, उसकी वजह से उन्होंने पेशावर छोड़ दिया और मतलब पेशावर में इनकी हुकूमत हो गई फिर मोहम्मद ख़ान की। बैटल ऑफ बालाकोट, तो वो पेशावर से वापस जा रहे थे सैयद अहमद बरेलवी, तो सिख्स ने उनके ऊपर हमला किया और वहाँ पे उनकी बैटल ऑफ बालाकोट में डेथ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जी द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। इनके बारे में ये बहुत ही फेमस है। बाकी तो 3 हमने कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तो हम फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो
लेट्स सी कि इनकी सर्विसेज क्या थी। ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल गाइडलाइन, इन्होंने इंटेलेक्चुअल गाइडलाइन दी। बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817। इन्होंने अपने एज ए सिविल सर्वेंट काम किया था। सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न एजुकेशन इज़ अ रिजॉर्ट। इनको लगता था कि सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन ही मुसलमानों के डाउनफॉल, मुसलमानों को रिवाइव कर सकती है। ये मुसलमानों को अंग्रेज़ों जैसा बनाना चाहते थे ताकि वो उनके मुकाबले पर आकर अंग्रेज़ों को कम्पीट कर सकें। तो देखते हैं सैयद अहमद ख़ान के दौर में क्या क्या ईवल्स थे। ब्रिटिश रूल मुस्लिम्स वर साइडलाइन, इंडिया वर इंजॉइंग पर्क्स ऑफ ब्रिटिश लॉयल्टी, एट्रॉसिटीज़ ऑन मुस्लिम्स। हमें पता है कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, वॉर ऑफ म्यूटिनी हुई थी, उसमें मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था और उन्होंने म्यूटिनी की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में जब हमें डिफ़ीट हुई थी तो जो हिंदू थे उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया और कहा कि सिर्फ इस वॉर के पीछे मुसलमानों का ही हाथ था। उसके बाद मुसलमानों पर ब्रिटिशर्स ने अट्रॉसिटीज़ करना शुरू कर दी। रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म हो गया, कोई कोटा नहीं मिला, न गवर्नमेंट जॉब्स में, न स्कूल्स में। मुसलमानों के लिए भी ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनके ऊपर अब कोई और आकर हुकूमत करे। मुसलमानों ने उनके स्कूल, मतलब ब्रिटिशर्स के स्कूल थे उस टाइम, तो वहाँ जाने से मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ नहीं गए, तो मुसलमानों की डेवलपमेंट रुक गई। उसके बाद इंडिया वर एंजॉइंग, क्योंकि इंडिया उनकी गुड बुक्स में आ चुके थे ब्रिटिशर्स के, तो दे वर एंजॉइंग द पर्क्स। मुसलमानों को सबसे जो कम दर्जा था ना गवर्नमेंट जॉब्स में, क्लर्क्स का, सिर्फ वो दिया जाता था, उसके अलावा कोई कोटा नहीं होता था। लेकिन जो इंडियंस थे वो शाना बशाना ब्रिटिशर्स के साथ गवर्नमेंट जॉब इंजॉय कर रहे थे और एट्रॉसिटीज़ मुसलमानों पर मुसलसल हो रही थी। तो इस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान आए और उन्हें लगा कि सिर्फ एजुकेशन और मुसलमानों की डेवलपमेंट ही एक वाहिद तरीका है जिसकी वजह से मुसलमान दोबारा से अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स सी के इनकी सर्विसेज क्या थी। इनकी कुछ पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और रिलीजियस सर्विसेज थी। वन बाय वन हम उनको देखते हैं कि क्या क्या थी। पॉलिटिकल सर्विसेज, रिसाला असबाब बगावत हिंद, इन्होंने ये मैगज़ीन निकाली रिसाला असबाब बगावत हिंद, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया कि जो वॉर ऑफ म्यूटिनी थी 1857 की, इसमें सिर्फ मुसलमान अकेले ही कसूरवार नहीं थे, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर ये वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ी थी। ये इन्होंने रिसाला इसलिए लिखा कि ताकि ब्रिटिशर्स का जो ब्रेन है वो वॉश कर सकें, जो कि हिंदुओं ने उनके दिमाग में डाला हुआ था कि सिर्फ मुसलमानों ने ही उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, तो ऐसी बात नहीं है, हिंदू भी उसमें शामिल थे। दूसरी बात जो है, इन्होंने टू नेशन थ्योरी लेके आए। सर सैयद अहमद ख़ान, आपको पता होगा कि इनको फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। पहले तो यूनाइटेड इंडिया के हक़ में थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व किया, मुसलमानों के रवैये को ऑब्ज़र्व किया, तो इनको इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमान और हिंदू दोनों दो अलग-अलग कौमें और ये एक साथ सब कॉन्टिनेंट में इनका रहना मुश्किल है। इसके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट both these communities will not join wholeheartedly, though at present there is no hostility between people, but on behalf of so-called educated people it will increase। उन्होंने कहा कि जो दो कम्युनिटीज़ हैं ये आपस में कभी भी मिलकर नहीं रह सकती। अभी विजिबली तो कोई ऐसी हॉस्टिलिटी नहीं हमें नज़र आ रही है, लेकिन जब लोग अवेयर होना शुरू होंगे, जब लोग एजुकेट होंगे, लोगों के पास नॉलेज आएगा एक दूसरे के बारे में, तो इन दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल सर्विसेज क्या थी। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, इन्होंने मुसलमानों को तहज़ीबुल अखलाक रिसाले से मॉरल एथिक्स बताए, इस्लामिक मॉरल वैल्यूज़ बताएं कि कुछ भी हो जाए मुसलमानों ने अपनी इस्लामिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ नहीं छोड़नी, उन पर काम करते रहना है। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी 1863, इन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जो कि ट्रांसलेट करती थी डिफरेंट ब्रिटिश मैगज़ीन्स, इंग्लिश मैगज़ीन्स को उर्दू में, ताकि मुसलमान उनको पढ़ सकें और उससे उनको नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद है इकामे तामे अहले किताब, मॉरल एथिक्स रिलेटेड टू पीपल ऑफ डिवाइन बुक्स। इन्होंने इकामे तामे अहले किताब में ये बात बताई कि जो मुसलमानों के लिए इस्लाम में जो अहले किताब हैं उनके साथ रहने के लिए क्या मॉरल एथिक्स बताए गए हैं, उनको किस तरह से अमल करना है। ऑब्वियसली मुसलमान जो थे वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में अलहदा नहीं रह रहे थे, सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे क्रिश्चियंस थे, वहाँ पे हिंदू थे। तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इकामे तामे अहले किताब ये रिसाला निकाला ताकि मुसलमानों को इस बात का पता चले कि उन्होंने
एक अमलगमेटेड सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद ऑर्फनेज होम्स सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाए ताकि जो मुसलमान ऑर्फन्स हैं या जो मुसलमान यतीम है वो डिग्निटी के साथ रह सकें वहाँ पे। उसके अलावा अंजुमन तहरीक उर्दू रिमेन द उर्दू अलाइव, उर्दू को हमारी कौमी ज़ुबान है तो उसको अलाइव रखने के लिए सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली उसको अलाइव रखने के लिए उन्होंने अंजुमन तहरीक उर्दू निकाली। उसके बाद एजुकेशनल सर्विसेज देख लेते हैं। एजुकेशनल सर्विसेज में सबसे पहले उन्होंने स्कूल बनाया, मुरादाबाद स्कूल बनाया पहले 1859 में, उसके बाद गाज़ीपुर स्कूल बनाया 1863 में। उसके बाद जो उनका एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जो कि अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया हुआ है जिससे, दैट इज़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था पहले। 1857 में स्कूल बना, 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा मिला और 1920 में ये यूनिवर्सिटी के दर्जे पर आ गया। उसके बाद इंग्लैंड विज़िट 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड विज़िट किया। वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम देखा, देर लाइफस्टाइल देखा, देर मॉरल एथिक्स देखे और सर सैयद अहमद ख़ान उससे बहुत इंप्रेस हुए। सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि ये सब कुछ ऑब्वियसली देर लाइफस्टाइल देर मॉरल एथिक्स पर इस्लामिक, लेकिन वो लोग मुसलमान नहीं थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि इस्लामिक वैल्यूज़ में रहते हुए वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें और फिर वेस्टर्न्स की तरह से ज़िंदगी गुजारें, नॉट लाइक लिबरल, लेकिन जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह के वो मॉरल एथिक्स फॉलो करते हैं, वैसी जिस तरह की वो नॉलेज रखते हैं वैसी ज़िंदगी मुसलमान भी गुजारें। उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। द टाइम्स ऑफ लंदन जो कि न्यूज़पेपर है, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा। उसके बाद नर्सरी ऑफ पॉलिटिक्स, कायद-ए-आज़म ने सर सैयद अहमद ख़ान को नर्सरी ऑफ पॉलिटिक्स कहा। उसके बाद जो नेक्स्ट उनकी सर्विस थी दैट इज़ इन रिलीजन, वो देखते हैं रिलीजियस सर्विसेज क्या थी। खुद बात अहमदिया, मिस्टर विलियम मोइट जो थे एक इंग्लिश स्कॉलर थे, उन्होंने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुद बात अहमदिया किताब लिखी। उसके बाद है तबय्युनुल कलाम, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन फिलोसफिकल टोन। इन्होंने तबय्युनुल कलाम में बाइबल की ट्रांसलेशन की। सो पीपल दैट्स इट फॉर द रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स में हमने 4 रिफॉर्मर्स पढ़े हैं, दैट इज़ शेख अहमद सिरहिंदी, सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद अहमद बरेलवी और शाह वलीउल्लाह। ये जो हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान है, इसी को इनकी अलीगढ़ मूवमेंट थी सारी, जो बेसिकली मैंने आपको इनकी सर्विसेज बताई हैं, दैट इज़ द अलीगढ़, दैट वाज द अलीगढ़ मूवमेंट। तो इसी मूवमेंट को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लिखेंगे, ठीक है। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मैंने कोई और टॉपिक मिस किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उसको भी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी पाकिस्तान अफेयर्स की। और अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे उसके बारे में भी वीडियोज़ बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।